हेलो स्टूडेंट्स। ओके, सो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस एंड आंसर का ये सेकंड पार्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट कल अपलोड किया गया था जिसमें हम लोग 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए, जिसमें 20 क्वेश्चंस डिस्कस किया गया था। ओके, तो वो 20 क्वेश्चंस का वीडियो आप लोग देख लीजिए, और उसमें अगर किसी को कोई क्वेरी है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। तो वो 20 क्वेश्चन जो कल के वीडियो में डिस्कस किया गया, वो भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस ही थे, ठीक है। बट मोस्टली जो आंसर बताया गया है उसमें, और जो क्वेश्चंस है आई थिंक वो एग्जैक्ट ही है लगभग, मतलब करेक्ट है क्वेश्चन, उसमें कोई मिस्टेक, देयर इज नो मिस्टेक एक्चुअली। ओके, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस और हमें मिला है, ठीक है। तो अराउंड 10 क्वेश्चंस हम लोग इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है, जो मतलब हो सकता है कि कई स्टूडेंट से सॉल्व नहीं हुआ होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो एक क्वेश्चन जो मुझे मिला है, इसके बारे में स्टूडेंट्स में बता रहे हैं कि कुछ लोग इसका सोल्यूशन जीरो बता रहे थे। तो वही मुझे कुछ स्टूडेंट फ़ोन किए और वो हमसे पूछ रहे थे कि सर इसका आंसर जीरो होगा या नहीं होगा। तो मैंने चेक किया इसका, और आई फाउंड दैट इट्स आंसर इज नॉट जीरो। ओके, इसका आंसर जीरो नहीं है, ठीक है। सो दिस इज ए वेरी गुड क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन सॉल्व तभी हो सकता है इफ़ यू हैव गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईएमटी। ईएमटी का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, साथ में आपको मैथमेटिकल फिजिक्स की भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और मैकेनिक्स का भी थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। सो यू शुड हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल दिस ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। थ्री ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स को मतलब मिक्स करके ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट से एग्जाम में सॉल्व नहीं हो पाते हैं। तो हो सकता है कि कई स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाए होंगे। ओके, सो दिस इज ए गुड क्वेश्चन। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि इसको डिस्कस कर देते हैं। और जैसा कि हम बताया कि कुछ स्टूडेंट हमसे पूछ रहे थे फ़ोन करके कि क्या इसका आंसर जीरो होगा, क्योंकि शायद उसमें एक ऑप्शन जीरो भी दिया हुआ था, ठीक है। तो आई फाउंड दैट इट्स आंसर इज नॉट जीरो, ठीक है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। लेकिन बिफोर दैट देर इज ए अनाउंसमेंट, ठीक है, कि हमारा ऑनलाइन बैच नेट दिसंबर 2024 के लिए और गेट 2025 के लिए 3 अगस्त को स्टार्ट होने जा रहा है। इसमें कंप्लीट सिलेबस को बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और जिस तरह से नेट में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जैसे इस बार भी नेट के एग्जाम में देखिए क्वेश्चन जो पूछा गया, बी पार्ट तो क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जैसा कि लग रहा है देखने से क्वेश्चंस। लेकिन सी पार्ट में क्वेश्चंस थोड़े से ट्विस्टेड है, ठीक है। तो इसके लिए मतलब एक अच्छी तरह से प्रिपरेशन करना ज़रूरी है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये ऑनलाइन बैच, ये जो बैच होगा दिस इज़ ऑनलाइन। ओके, तो ये ऑनलाइन बैच स्टार्ट किया जा रहा है 3 अगस्त से। इसमें डिटेल में सब नेट और गेट के कंप्लीट सिलेबस को कवर किया जाएगा। और सिलेबस को मतलब क्योंकि दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है, तो नवंबर एंड तक सिलेबस को कंप्लीट कर दिया जाएगा। ओके, सो दोज वांट टू ज्वाइन मे ज्वाइन बिफोर 3 अगस्त, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसा डेमो क्लास वगैरह नहीं है, ठीक है। तो डेमो तो जैसे आप वीडियो वगैरह तो देख ही रहे हैं, तो यही तो आपके लिए डेमो हो गया, ठीक है। तो 3 अगस्त से पहले आप ज्वाइन कर सकते हैं, या 3 अगस्त को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि किसी को ऐसे डेमो लिंक वगैरह प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, ठीक है। जिसको ज्वाइन करना है वो कर सकते हैं, ठीक है। और ये हम लोग कोर्स को कंप्लीट करा देंगे नवंबर एंड तक, ठीक है। नवंबर एंड तक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो अगर किसी को कुछ क्वेरी है इस कोर्स से रिलेटेड, तो फिर आप अगेन इसी नंबर पे कॉल करके, इस नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। ऑल राइट। और अगर कोई क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट हो, ठीक है ना, अगर कुछ क्वेश्चंस आप शेयर करना चाहते हैं तो भी आप इस नंबर पे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। So let us discuss this question. So I really like this question. This is a good question actually. ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है पॉइंट चार्ज, और पहले ही हम क्लियर कर देते हैं, आंसर इज नॉट कमिंग आउट टू बी जीरो। ओके, ठीक है। सो ए पॉइंट पार्टिकल जिसका मास 1 दिया हुआ है और चार्ज भी 1 दिया हुआ है, मूव्स इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ओके। अगर आप इसको इस मैग्नेटिक फील्ड को ध्यान से देखें ना, तो देखिए जैसे आप बायोट एंड सेवर्ट लॉ पढ़ते हो, बायोट एंड सेवर्ट लॉ से मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला निकलता है उसमें आप देखते हो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना। डी एल क्रॉस आर कैप ऐसा होता है ना। तो जनरली मैग्नेटिक फील्ड में क्रॉस प्रोडक्ट जैसा टर्म होता है। मैग्नेटिक फील्ड आपने ऐसा कभी नहीं देखा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड आर कैप में है, आर कैप के डायरेक्शन में हो।
ठीक है, दिस इज समथिंग लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसा मैग्नेटिक फील्ड है। तो दिस इज समथिंग जो मतलब आप कह सकते हो कि रियलिस्टिक मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जानते हो पॉसिबल तभी होगा इफ मोनोपोल एग्जिस्ट। तो मोनोपोल अगर एग्जिस्ट करता है तो इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, बट अब चलो क्वेश्चन में दे दिया है तो हम मान के चलते हैं कि चलो ये मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। देखने में ऐसा लग रहा है ना, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, एक पॉइंट चार्ज क्यू है तो इससे आर डिस्टेंस पे जब आप फील्ड लिखते हैं यहाँ पे, तो ऐसा होता है ना के क्यू और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर होता है, और आर कैप ऐसे लिख देते हैं। तो आर कैप को अगर आप वेक्टर में लिखेंगे तो आर वेक्टर बाई आर हो जाएगा। तो इट इज लाइक आर वेक्टर बाई आर क्यूब। सो दिस इज लुकिंग लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, but in question it is mentioned that it is magnetic field. Okay, so obviously this type of magnetic field will be possible only because of magnetic monopole। लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक, हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, सो दैट इज द डिफरेंट थिंग। हम लोग इस क्वेश्चन को करेक्ट मान करके और सॉल्व करेंगे। ओके, सो लेट अस सॉल्व इट। तो देखिए इसमें क्वेश्चन ये बोला गया है, पार्टिकल है जिसका यूनिट मास और यूनिट चार्ज है, मूव्स इन दिस नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, सो कैलकुलेट रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, डीएल बाई डी निकालना है। ओके, तो देखिए हम लोग डीएल बाई डी कैलकुलेट करना है अगर हमें। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से प्रोसीड कर सकते हैं कि सबसे पहले डीएल बाई डी जो होता है ना, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू टॉर्क है। ये टॉर्क है, तो बेसिकली हमें टॉर्क निकालना है। ठीक है, तो टॉर्क तो हम जानते हैं कि आर क्रॉस एफ होता है। ठीक है, तो पहले फोर्स निकालना होगा, तो फोर्स निकालते हैं। देखिए फोर्स इज इक्वल टू होगा इसमें, फोर्स इज इक्वल टू आप जानते हैं व्हेन ए चार्ज पार्टिकल मूव्स इन मैग्नेटिक फील्ड फोर्स इज गिवन बाय क्यू वी क्रॉस बी। ये फोर्स का फॉर्मूला होता है, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स। सॉरी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक मिनट, तो ये फोर्स का फॉर्मूला है। ठीक है ना, तो हम लोग क्यू वी क्रॉस बी दैट इज द फोर्स। तो इसमें क्यू तो वन दिया हुआ है तो इसको वन लिख देते हैं, और वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को तो ऐसे रहने दो वी अक्रॉस बी। तो बी हमारा ये दिया हुआ है बी नॉट एंड आर वेक्टर और डिवाइडेड बाय आर क्यूब। तो ये फोर्स निकल गया। ओके, तो बी नॉट इज जस्ट ए कांस्टेंट, तो इट कैन बी टेकन आउटसाइड, और इसको ऐसे लिख सकते हैं वी क्रॉस आर वेक्टर और बाई आर क्यूब। ठीक है, अब देखिए ये जो v और पोजीशन, आप सभी जानते हो ना कि जब एक चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो जरूरी नहीं है कि वेलोसिटी और पोजीशन वेक्टर सेम डायरेक्शन होते हैं, दीज टू मे नॉट बी इन सेम डायरेक्शन। तो ये टर्म ऐसे जीरो होने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है ना, तो ऐसा है कि जैसे मान लीजिए कि कोई हम इस तरह से शो कर रहे हैं कि जैसे मान लीजिए एक पार्टिकल है यहाँ पे, ये इसका पोजीशन वेक्टर है। ठीक है ना, और इसकी वेलोसिटी इधर है, तो ऑब्वियसली ये दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है, तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो कैसे हो सकता है। ठीक है, ऑलराइट। तो अब आप देखिए टॉर्क हम निकालते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू, हम जानते हैं कि आर क्रॉस एफ होता है। तो अगर हम टॉर्क निकाल देंगे ना, तो टॉर्क ही एक्चुअल में रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है। ठीक है, तो बस वो आंसर आ जाएगा हमारा। तो देखिए यहाँ पे बी नॉट और डिवाइडेड बाई आर क्यूब, ये तो हमारा जस्ट स्केलर जैसा टर्म है, इसको बाहर लिख देते हैं। और ये आ गया देखिए आर क्रॉस, और ये वी क्रॉस आर होगा। ठीक है, सो दिस इज वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो इसको आप ओपन कर दीजिए। ठीक है, तो इसको आप ओपन करेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा, देखिए बी नॉट अपॉन आर क्यूब, एंड ये आप वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाकर ओपन करेंगे ना, तो ये इतना आ जाएगा। देखिए इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आएगा आर डॉट आर, तो वो आर स्क्वायर हो जाएगा और वी वेक्टर बन जाएगा, बच जाएगा, तो आर स्क्वायर वी और माइनस। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे आर वेक्टर लिख देंगे और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे आर वेक्टर और यहाँ पे हो जाएगा वी डॉट आर वेक्टर। ठीक है, समथिंग लाइक दिस, एंड डिवाइडेड में ये तो आर क्यूब है ही है। ठीक है, तो ये इसका रिजल्ट आ गया आर क्रॉस। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है ना वो इतना है। ठीक है ना, दिस मच। बट ऑप्शन में ऐसा कुछ भी दिया हुआ नहीं है, नथिंग इज गिवन लाइक दिस। ओके, तो कोई बात नहीं, इसको ऑप्शन में जिस फॉर्म में दिया हुआ है ना वो उस फॉर्म में लिखते हैं। तो ऑप्शन में आप अगर देखेंगे तो एवरी ऑप्शन कंटेन्स सम, एक ऑप्शन जीरो है। ठीक है ना, अदर ऑप्शन में सभी में एक टर्म ऐसा प्रेजेंट है डी डी टी ऑफ। ठीक है, और यहाँ पे आर वेक्टर बाई आर, तो ये टर्म सभी ऑप्शन में प्रेजेंट है। और क्या कहते हैं इसका ट्वाइस, इसका हाफ, इस तरह का टर्म प्रेजेंट है। तो चलिए इसको डिवाइड करके देखते हैं, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है ना, लेट अस डिफरेंशिएट। तो यहाँ से आ जाएगा, देखिए डिवीजन रूल लगा रहे हैं, इसकी ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो डी आर बाई डी टी वेलोसिटी बन जाएगा, तो आर इंटू वी हो गया माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे आर वेक्टर को ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे डी आर मैग्नीट्यूड का डेरिवेटिव होगा, और डिवाइडेड में आ जाएगा आर स्क्वायर, समथिंग लाइक दिस। ओके, सो नाउ यू सी हियर के
हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं इसे। तो अब एक टर्म आ गया यहाँ पे डी आर बाई डी टी। ओके, इसको हमें देखिए, डी आर वेक्टर बाई डी टी जो होता है ना वो वेलोसिटी होता है, तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी लिख सकते हैं, बट डी आर मैग्नीट्यूड को आप वेलोसिटी नहीं लिख सकते हो, यू हैव टू एक्सप्रेस इट इन सम, ठीक है। तो इसको आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी और समथिंग, ठीक है ना। तो देखिए जैसे वेलोसिटी हम लोग लिखते हैं ना, अगर मुझे जहाँ तक ध्यान में आ रहा है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, व्हाट आई कैन डू इज कि देखिए वेलोसिटी जो होता है वो हम आप ऐसे समझ सकते हो कि आर डॉट आर कैप, अगर इन जनरल मान लीजिए स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट है तो, और आर थीटा डॉट एंड थीटा कैप लिख सकते हो। अगर हम ये नहीं भी जानते हैं ना तो सब मैथमेटिकल टेक्निक से हम इसको इवेलुएट कर सकते हैं, ठीक है, बस लेकिन हम इसको शॉर्ट करने के लिए ऐसा करते रहे, और साइन थीटा और फाई डॉट और फाई कैप होता है। सपोज वी आर यूजिंग स्फेरिकल पोलर, क्योंकि जनरल है, 3 डायमेंशन का केस है, सो लेट अस यूज स्फेरिकल पोलर। तो देखिए हम लोग यहाँ पे अगर आर डॉट निकालना चाहते हैं, आर डॉट टर्म, क्योंकि डी आर बाई डी टी मीन्स आर डॉट है, इसी का वैल्यू निकालना है, तो हम दोनों साइड आर कैप से डॉट कर देते हैं, तो आर कैप डॉट वेलोसिटी हो जाएगा। तो जब आर कैप से डॉट करोगे, आर कैप डॉट आर कैप 1 हो जाएगा, तो ये आर डॉट निकल आएगा। आर डॉट मीन्स दिस इज डी आर बाई डी टी, यू विल गेट दिस। ओके, और क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आर कैप डॉट थीटा कैप 0 हो जाएगा और आर कैप डॉट फाई कैप भी 0 हो जाएगा, तो जब आप आर कैप से दोनों साइड डॉट करेंगे तो आर डॉट यहाँ पे वी वेक्टर हो जाएगा और आर डॉट आर 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ आर डॉट बच जाएगा, ठीक है। सो डी आर बाई डी टी को हम इतना लिख सकते हैं। सो देयरफॉर दिस इंप्लाइज दैट कि डी आर बाई डी टी जो लिखा हुआ है ना, उसकी जगह पे आप ऐसे लिख सकते हो, आर डॉट दिस आर कैप को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, आर वेक्टर बाई आर, तो इतना लिख देते हैं, लेट अस राइट दिस। तो अब आप देखिए यहाँ पे जो सभी ऑप्शन में दिया हुआ है ना, डी डी टी ऑफ, और यहाँ पे आर वेक्टर बाई आर, ये जो दिया गया है, ठीक है ना, माइनस, सॉरी, दिस इज इक्वल टू, ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो यहाँ पे इतना आ रहा है आर और इंटू वेलोसिटी वेक्टर माइनस, ठीक है ना, और ये आर वेक्टर है यहाँ पे, और ये डी आर बाई डी टी की जगह हमने ये लिख दिया है आर डॉट एंड वेलोसिटी वेक्टर और डिवाइडेड बाई आर, एंड देन वी हैव हियर आर स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ पे मतलब सिंप्लीफाई करेंगे तो आर इंटू आर मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा आर स्क्वायर एंड वेलोसिटी वेक्टर माइनस आर वेक्टर, एंड हियर वी हैव आर डॉट वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई आर क्यूब। अब आप देखिए एक्सप्रेशन 1 में ये जो टर्म है आर स्क्वायर वेलोसिटी वेक्टर आर वेक्टर वी डॉट आर, इट इज एग्जैक्टली दिस टर्म, ठीक है, ये एग्जैक्टली यही टर्म है, ठीक है। तो हम इसकी जगह पे ये जो आर क्यूब के साथ ये पूरा टर्म है, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं डी डी टी ऑफ आर वेक्टर बाई आर। ओके, तो इसीलिए देयर फॉर पुट इनटू 1, पुट इनटू 1, तो यहाँ से टॉर्क आप बोलिए, टॉर्क ये जो निकल रहा है, या इसी को आप रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम कह सकते हैं, ठीक है ना, that is equal, that is coming out to be, this is b naught and this whole term, ये जो r क्यूब और ये न्यूमरेटर में डिवाइड है टर्म और ये r क्यूब, ये सभी मिलकर ये बन जा रहा है डी डी टी ऑफ r वेक्टर बाई r। तो यहाँ पे ऐसा आ जाएगा डी डी टी ऑफ r वेक्टर और बाई r, ठीक है, दैट्स द आंसर। तो इसका आंसर यही होगा, ये इसका आंसर है, ठीक है। तो इसका आंसर डेफिनेटली 0 नहीं है, ठीक है ना, इसका आंसर ये होगा। ओके, तो ये ऑप्शन परहैप्स उसमें दिया हुआ था, ठीक है ना, तो इसीलिए दिस दिस शुड बी द करेक्ट ऑप्शन, ऑलराइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है ना। चाहिए तो अनाउंसमेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है, देखिए एन एटम एब्जॉर्ब्स, ये क्वेश्चन जो है ना रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन पहले भी नेट एग्जाम में आ चुका है, ठीक है ना, दिस इज रिपीटेड, दिस वाज आस्क्ड अर्लियर आल्सो इन नेट एग्जाम, ठीक है। आई थिंक ये क्वेश्चन नेट में आ चुका है पहले, 2011 के आसपास आया है, 11 या 12 में कभी आया है, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन जो है ना टीएफआर के एग्जाम में भी आ चुका है, टीएफआर में आया हुआ है, ये टीएफआर ये नेट में आया हुआ है पहले 2011 में, ठीक है, और टीएफआर 2010 में आया हुआ है, ठीक है, दिस हैज बीन आस्क्ड इन टीएफआर 2010 आल्सो, ठीक है। सो दिस इज नॉट एट ऑल ए न्यू क्वेश्चन, ठीक है, नेट का रिपीटिशन है, रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो अब इसमें लिखा गया एन एटम एब्जॉर्ब्स ए फोटोन एंड गोज टू एन एक्साइटेड स्टेट ऑफ एनर्जी डेल्टा एच बार मोर देन ग्राउंड स्टेट, ठीक है ना, मतलब एक्साइटेड स्टेट की जो एनर्जी है वो ग्राउंड स्टेट से इतना ज्यादा है, ठीक है ना।
तो फोटोन ऑल्सो ट्रांसफर्स इट्स मोमेंटम टू द एटम, सो कैलकुलेट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए ऐसा है कि एक एटम है, मान लीजिए इसका रेस्ट मास m है, ठीक है ना। तो ये एक फोटोन को एब्जॉर्ब करता है जिसकी एनर्जी h क्रॉस ओमेगा है, तो इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा हो गया, तो ये इसकी एनर्जी है। ठीक है, इसका मोमेंटम आप निकालोगे तो E बाई सी होता है, तो मोमेंटम हो जाएगा h क्रॉस ओमेगा बाई सी। ओके, अब ये फोटोन इस एटम में एब्जॉर्ब हो जाता है, दिस इज ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम। ओके, सो दिस एटम गोज टू एक्साइटेड स्टेट, तो एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी ज्यादा है तो इसका रेस्ट मास भी ज्यादा हो जाएगा, तो इसका रेस्ट मास मान लो अब m डैश हो गया है। ठीक है ना। सो नाउ इट विल हैव सम मोमेंटम, तो ये फोटोन अपना पूरा मोमेंटम इसमें ट्रांसफर किया है, तो इसीलिए इसका मोमेंटम जो होगा वो इतना ही होगा, h क्रॉस ओमेगा बाई सी, because photon has transferred its momentum to it. Okay, so according to law of conservation of momentum, its momentum will be equal to this much. Okay, now let us uh, apply energy conservation. तो हम लोग ऐसे लिख देंगे, एनर्जी इनिशियल शुड बी इक्वल टू एनर्जी फाइनल, और सम ऑफ एनर्जी इनिशियल should be equal to energy final. Okay, because initially there are two objects, photon and atom in ground state, and finally there is one object, so in final state there is no need to sum, but in initial state we have to sum. Okay, because there is photon and ground atom in ground state. Okay, तो अब हम लोग देखिए यहाँ पे एनर्जी ऑफ एटम लिखेंगे तो h क्रॉस ओमेगा है और प्लस, ठीक है, एनर्जी ऑफ सॉरी एनर्जी ऑफ फोटोन इज क्रॉस ओमेगा, एटम की एनर्जी लिखोगे तो रेस्ट मास एनर्जी एम नॉट सी स्क्वायर होगा, लेकिन मास m लिखा हुआ है तो चलो m लिख देते हैं, ये रेस्ट मास को m सिंबल से हम लोग डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब फाइनल स्टेट में इसमें मोमेंटम है तो इसका एनर्जी ऐसे लिखा जाएगा p स्क्वायर c स्क्वायर और प्लस m नॉट स्क्वायर लिखते हैं ना, तो इसका रेस्ट मास हम m डैश मान रहे हैं, तो m डैश स्क्वायर और c पावर 4 हो जाएगा, दैट्स दी एनर्जी। ठीक है, तो इस p को आप यहाँ पे पुट कर देंगे तो c स्क्वायर यहाँ से आएगा और c स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दोगे तो h क्रॉस ओमेगा प्लस यहाँ पे आप देखिए एम सी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर हो गया। ओके, तो इसका होल स्क्वायर आ रहा है। अब हम लोग देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो ये तो हम यहाँ पे पुट कर चुके होंगे यहाँ पे, तो h क्रॉस ओमेगा होल स्क्वायर होगा और प्लस हियर यू गेट m डैश स्क्वायर और c पावर 4। ओके, नाउ वी कैन ओपन इट, तो h क्रॉस यहाँ पे इसको ओपन करेंगे तो ऐसा होगा, देखिए h क्रॉस ओमेगा होल स्क्वायर और प्लस m स्क्वायर और c4 और प्लस 2mc स्क्वायर और h क्रॉस ओमेगा इज इक्वल टू, हियर यू गेट h क्रॉस ओमेगा होल स्क्वायर और प्लस m डैश स्क्वायर और c पावर 4 आ गया, तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गया। ठीक है ना, तो अब आप देखिए यहाँ से वी कैन टेक दिस टर्म टू, तो हमें ओमेगा निकालना है, सो ओमेगा इज लेफ्ट हियर ओनली। ठीक है, तो यहाँ से आप ओमेगा निकाल सकते हैं, देखिए ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा इस तरह से m डैश स्क्वायर माइनस m स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2m। ठीक है, एंड हियर c स्क्वायर कैंसिल होगा तो यहाँ पे एक c स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है ना, और फिर डिवाइडेड में यहाँ पे एक h क्रॉस आ रहा है। ठीक है ना, दिस h क्रॉस यहाँ पे आ जाएगा, यू टेक इट टू दिस साइड, थोड़ा कैलकुलेशन करके आप लोग देख लेंगे। ठीक है ना, दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग। ओके, तो अब देखिए मास इसमें शायद ग्राउंड स्टेट का दिया हुआ था उसमें। ठीक है ना, मास ऑफ ग्राउंड स्टेट इज गिवन, एक्साइटेड स्टेट का मास नहीं दिया हुआ था। ठीक है, तो दोनों का एनर्जी डिफरेंस लेकिन दिया हुआ है ना, एनर्जी डिफरेंस इज गिवन टू बी दिस मच। ओके, तो इसमें एक इन्फॉर्मेशन ये है, इसको फर्स्ट कर दो, इसमें गिवन है, जो गिवन दिस वन इज गिवन। ठीक है ना, और एनर्जी डिफरेंस ये नॉट गिवन है, दिस इज, ये हम एज्यूम कर रहे हैं, वी आर एज्यूमिंग इट। तो देखिए यहाँ पे ऐसा है कि m डैश सी स्क्वायर और माइनस एम सी स्क्वायर दैट इज गिवन टू बी डेल्टा h क्रॉस, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग देखिए यहाँ से कि हम लोग m डैश अगर निकालना चाहते हैं तो m डैश इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा h क्रॉस और प्लस कैपिटल M सी स्क्वायर। ठीक है, और डिवाइड बाय ऑब्वियसली सी स्क्वायर, इतना आ रहा है। सो लेट अस पुट दिस हियर, तो ये जो ओमेगा है ना इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो यू कैन राइट इट लाइक दिस, m डैश माइनस m c square and here you will get m dash plus m and divided by 2m or multiplied by h bar. So m dash minus m, you see here m dash minus m अगर आप यहाँ पे और multiplied by c square लिखेंगे तो delta h bar आ जाएगा, so here you get delta h bar. So first term यहाँ से आ रहा है delta h bar और यहाँ पे second term में हम m dash की जगह ये put कर देते हैं। ठीक है ना, so if you put this here, ठीक है, तो इसको पुट करोगे तो यहाँ पे ऐसा आ जाएगा डेल्टा एच बार और बाई सी स्क्वायर, ये और प्लस m यहाँ पे और ये m दोनों में करके 2m हो जाएगा और डिवाइडेड में यहाँ पे, ठीक है, दिस 2m
और एच बार है, तो ये एच बार कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा का वैल्यू जो कैलकुलेट हो रहा है यहाँ पे, ओमेगा इज इक्वल टू, ठीक है, दिस इज कमिंग आउट टू बी, सो ओमेगा कम्स आउट टू बी, एच बार कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पे, डेल्टा डिवाइडेड बाई 2m, या ठीक है, तो डेल्टा ऐसे लिख रहने देते हैं, और यहाँ पे 2m से इधर डिवाइड करते हैं तो 1 प्लस, और या इधर से क्या होगा कि ये बच जाएगा डेल्टा एच बार और डिवाइडेड बाई 2m और इंटू सी स्क्वायर, ऐसा कुछ आंसर आएगा, ओके, समथिंग लाइक दिस, दैट्स द आंसर। तो ये बस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स का क्वेश्चन कह सकते हो, बट क्योंकि स्टेटमेंट क्वेश्चन कैसा है कि ये लगता है कि एटॉमिक फिजिक्स का क्वेश्चन है, बट इट इज नॉट क्वेश्चन ऑफ एटॉमिक फिजिक्स, रिलेटिविटी का छोटा सा क्वेश्चन है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए एक इंटीग्रल ऐसा दिया हुआ है, ठीक है ना, दिस इंटीग्रल, और इसमें बोला गया है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए, यहाँ पे जो ए दिख रहा है ना, ठीक है, द इंटीग्रल हैज फाइनाइट वैल्यू। अब यहाँ पे देखो ये थोड़ा ध्यान नहीं है, जैसे हमें भी क्वेश्चन मिला है तो यही मतलब पता चल रहा है कि यहाँ पे शायद टू था या नहीं था, वो थोड़ा श्योरिटी नहीं है इसकी, ठीक है ना। तो अगर टू यहाँ पे ऐसा था, अगर मान लीजिए 2ax, तो आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी चलो अब ax y मतलब एक आइडिया हम दे देते हैं कि क्वेश्चन कैसे ये सॉल्व होगा, ओके। यहाँ पे इंटीग्रेशन ऐसा कुछ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ऐसा लिमिट दिया हुआ है, ठीक है ना, एक्स और वाई का, ओके। तो देखिए इस इंटीग्रेशन को अगर आप एनालाइज करोगे ना, तो मतलब एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में तो थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है, सो इट इज बेटर टू एनालाइज इट इन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट। तो आप क्या करिए इसमें सॉल्यूशन में कि यूज प्लेन पोलर, ठीक है, तो प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट यूज करेंगे तो आप एक्स की जगह लिख देंगे आर कॉस थीटा, और वाई की जगह लिखेंगे आप आर साइन थीटा, ओके, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल बिकम इक्वल टू आर स्क्वायर, और ये जो एक्स वाई है ये बन जाएगा आर स्क्वायर और साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा, सो दिस कैन बी रिटन एज आर स्क्वायर और साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2, ऐसा लिखा जा सकता है इसे, ठीक है। सो दे, और ये जो डी एक्स डी वाई है ना पोलर कोऑर्डिनेट में, इसे आप रिप्लेस कर सकते हैं आर डी आर और डी थीटा से, या फिर इसे आप रिप्लेस कर सकते हैं डी आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना, और डी थीटा से, ये आर डी आर को हम डी आर स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको डिफरेंशिएट करोगे ना डी आर स्क्वायर को, तो 2r डी आर आएगा, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, सो यू कैन राइट लाइक दिस, ओके। सो लेट अस चेंज दिस इंटीग्रल, ये इंटीग्रल मान लीजिए आई है, इसका वेरिएबल चेंज कर देते हैं, तो इसका वेरिएबल चेंज करोगे ना तो इंटीग्रल विल बिकम इक्वल टू, दिस इज डबल इंटीग्रल ई टू द पावर माइनस आर स्क्वायर, अब देखिए यहाँ पे ये बन जाएगा आर स्क्वायर, और ये ए एक्स वाई, तो एक्स वाई का वैल्यू हम लोग इतना लिख रहे हैं आर स्क्वायर साइन, तो यहाँ पे बच जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ए बाई 2 और मल्टीप्लाइड बाई साइन 2 थीटा, ऐसा हो गया। और यहाँ पे हो जाएगा डी आर स्क्वायर और डी थीटा, और ये जो 1/2 का फैक्टर आ रहा है ना यहाँ पे, डी एक्स वाई जो यहाँ पे लिखा गया उससे 1/2 वो हमने साइड में यहाँ लिख दिया। अब देखिए आर का लिमिट जो होगा वो 0 टू इन्फिनिटी होगा, और थीटा का लिमिट 0 से 2 पाई हो जाएगा, ओके। पूरा कंप्लीट, ये देखिए माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी लिखने का मतलब क्या है, ये कंप्लीट एक्स वाई प्लेन को कवर कर रहा है। सो कंप्लीट एक्स वाई प्लेन को कवर करने के लिए पोलर कोऑर्डिनेट में अगर आप लिमिट लिखेंगे तो यही लिमिट लेना होगा, आर तो नेगेटिव नहीं होता है ना, सो यू कैन नॉट राइट माइनस इन्फिनिटी, आर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ओके, ठीक है। सो लेट अस इंटीग्रेट, जैसे ये आर स्क्वायर है ना, इसकी जगह आप टी सब्सटीट्यूट कर दीजिए, आर स्क्वायर की जगह टी, तो यहाँ पे भी टी आ जाएगा, यहाँ पे भी टी आ जाएगा, तो इसको आर पे इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेट ऑन आर, मतलब आप ऐसे करिए पुट आर स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो यहाँ पे डी टी हो जाएगा, यहाँ पे टी आ गया, तो इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं पहले टी पे, ठीक है। सो इंटीग्रेट ऑन टी, आप ये इंटीग्रेशन करके देखिए अब, तो यहाँ से देखिए ऐसा हो जाएगा 1/2 आई, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए जैसे यहाँ पे टी आ जाएगा और यहाँ डी टी, तो आप जानते हो इंटीग्रेशन करने पे जो कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड करना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसा होगा कि इंटीग्रेशन में यहाँ पे आ जाएगा ये टर्म 1 प्लस a/2 और साइन 2 थीटा, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, और फिर लिमिट वगैरह पुट करके आप देख लेंगे, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली इससे यहाँ पे एक डी थीटा तो रहेगा ही, दिस डी थीटा विल बी देयर, अपर लिमिट पुट करोगे इन्फिनिटी से 0 आ जाएगा, लोअर लिमिट से 1 आ जाएगा, तो बस ये जो डिवीजन में ये टर्म आएगा ना वही आ रहा है, ठीक है। तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया 0 से 2 पाई।
अब देखिए ये इंटीग्रेशन हम लोग को करना है, ठीक है ना। तो थीटा का जो वैल्यू पुट किया जा रहा है 0 से 2 पाई में, तो मतलब साइन थीटा का वैल्यू -1 से +1 के बीच में यहाँ पे वेरी करेगा। ये जो साइन 2 थीटा है ना, साइन 2 थीटा विल वेरी फ्रॉम -1 टू +1। ओके, तो अगर आप देखिए ऐसा है कि -1 हमने यहाँ पे पुट किया, सपोज करो आई हैव पुट हियर -1, और एक एक वैल्यू जो है ना हो जाता है 2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। और ये -1 और -1 जीरो, जीरो से डिवाइड करने पे इंफिनिटी, ये इंटीग्रल जो है ना डाइवर्स कर जाएगा। ओके, तो इसीलिए देखिए यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि ए जो है ना, एक वैल्यू यहाँ पे 2 नहीं हो सकता, या फिर अगर जैसे एक वैल्यू -2 आपने पुट किया तो ये यहाँ पे -1 ये बन जाएगा, और साइन 2 थीटा का वैल्यू मान लो 1 आ गया, फिर से ये डाइवर्स कर जाएगा, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि ए जो है ना, ए विल लाई बिटवीन, मतलब यहाँ से कहा जा सकता है ए विल लाई बिटवीन -2 एंड +2, इस रेंज में लाई करेगा। ए विल लाई बिटवीन -2 एंड +2। ओके, तो अगर -2 को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, +2 को नहीं इंक्लूड करते हैं, ठीक है ना, तो फिर ये कभी भी जीरो नहीं होगा ये डिनोमिनेटर। ओके, क्योंकि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है ना, तो हम ए जैसे 2 पुट कर रहे हैं, ठीक है, 2 कैंसिल हो गया, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू जैसे मतलब मिनिमम वैल्यू -1 पुट करेंगे तो डाइवर्स कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पुट करने की वजह से डाइवर्ज हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग देखिए यहाँ पे, अगर हम इसको लेस देन 2 पुट करते हैं, जैसे मान लीजिए इसको 1 पुट करते हैं, तो ये 1/2 हो गया, ठीक है। अब साइन थीटा को अगर 1 भी पुट कर देंगे ना, तो ये -1 भी पुट कर देंगे तो 1 -1/2 आएगा, फिर ये जीरो नहीं हो पाएगा। ओके, तो इसीलिए इसमें ये होगा कि ए शुड लाई बिटवीन बिटवीन -2 एंड +2, इट शुड नॉट इंक्लूड -2 एंड +2, ठीक है। तो फिर ये जो है ना, ए के लिए जो अलाउड रेंज होगा फॉर विच दिस इंटीग्रल विल कन्वर्ज, मतलब ये डाइवर्ज नहीं करेगा, वो यही होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आंसर वेरी कर सकता है, आंसर जो है ना -1 से +1 वगैरह भी कुछ हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना, उस पर आंसर डिपेंड करेगा। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये एक फंक्शन मतलब वेरिएबल दिया हुआ है, उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इस तरह से डिराक डेल्टा फंक्शन में दिया हुआ था, और इसका शायद वेरिएंस ये स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस कुछ ऐसा निकालने के लिए बोला गया था, वेरिएंस, ठीक है। तो देखिए हम लोग इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन, जैसे मान लीजिए हम निकालते हैं डेल्टा एक्स, तो ये ऐसा होता है ना, एक्स स्क्वायर एवरेज हमें निकालना होगा माइनस एक्स एवरेज का स्क्वायर करना होगा, ठीक है। तो इसमें अगर हम एक्स एवरेज निकालना चाहते हैं, तो ये क्योंकि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी दिया हुआ है, तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, और फिर इसको डी एक्स, इस पर इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना, लिमिट -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये दो डिराक डेल्टा फंक्शन है, यहाँ पे 1/2, ठीक है। तो जैसे डिराक डेल्टा फंक्शन पुट करेंगे तो यहाँ पे एक्स विल सिलेक्ट -a वैल्यू, तो यहाँ पे एक आ जाएगा -a, और फिर प्लस इससे सिलेक्ट करेगा एक्स +a वैल्यू, तो ये +a आ जाएगा। अब डिराक डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी जानते हो तो बहुत आसानी से समझ सकते हो, और नहीं जानते हो तब तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो डेल्टा एक्स प्लस ए, एक्स मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एक्स प्लस ए इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से -a आ जाएगा, और इसके साथ मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट होगा +a, तो ये 0 आ जा रहा है। ओके, उसी तरह से एक्स स्क्वायर का एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो ये ऐसा होगा एक्स स्क्वायर ए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और इंटीग्रेटेड ओवर एक्स फ्रॉम -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। तो अब फिर से यहाँ पे देखिए ये एफ ऑफ एक्स का वैल्यू पुट किया जाएगा, इसमें 1/2 आ गया। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह पे हम एक्स की जगह पे -a पुट करेंगे यहाँ से, ठीक है ना। ये जब इंटीग्रेट किया जाएगा तो x विल टेक वैल्यू ओनली -a, तो -a का स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे x विल सिलेक्ट +a वैल्यू, ओके, तो यहाँ से भी a स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली a स्क्वायर निकल गया, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ से अगर ये निकालना है हमें डेल्टा x, तो रूट अंडर ये हो जाएगा a स्क्वायर हो गया और माइनस ये 0 हो गया, तो आंसर a आ जाएगा, दैट्स द आंसर, ठीक है। वेरिएंस अगर निकालना है तो a स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें एक ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इलेक्ट सर्किट का एक छोटा सा क्वेश्चन है। इसमें लिखा है कि कोई बैटरी है जिसका ओपन वोल्टेज टर्मिनल मतलब जब टर्मिनल ओपन है तो
उस केस में वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल 10 वोल्ट है। अब बोला जा रहा है कि व्हेन ए रजिस्टर ऑफ 485 ओम इज कनेक्टेड, ठीक है ना, तो यहाँ पे वोल्टेज जो टर्मिनल के क्रॉस है वो 9.7 वोल्ट हो जाता है। तो कैलकुलेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। ओके, तो मतलब ऐसा है सिचुएशन कि जैसे देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये बैटरी है, ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस को हम लोग ऐसे दिखा देते हैं ना, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो अभी आप जैसे यहाँ पे कोई करंट वगैरह फ्लो नहीं कर रहा है, तो इसको आप मेजर कर रहे हो तो 10 वोल्ट आ रहा है, ठीक है, तो वही मतलब, ठीक है, तो ये 10 वोल्ट है। अब बोला जा रहा है कि इसमें रेजिस्टर ऐसे कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है ना, ये रेजिस्टर कनेक्ट कर दे रहे हैं यहाँ पे ऐसे, ये 485 है। तो अब बोला जा रहा है कि यहाँ से यहाँ टर्मिनल के बीच में यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज मेजर करोगे ना, तो ये समथिंग डिफरेंट आ रहा है 9.7, ठीक है ना, तो इसमें करंट आई हो जाएगा। तो इसमें ये इंटरनल रेजिस्टेंस आर ले लेंगे, इसका ईएमएफ मान लो ये ई ले लेते हैं, तो यही 10 वोल्ट है बेसिकली। ईएमएफ जो है ना वो 10 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम लोग करंट निकाल लेंगे। करंट इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए कि आप केवीएल लगा करके करंट निकालोगे इसमें, तो ये 10 और डिवाइडेड बाई आ जाएगा यहाँ से 485 और प्लस आर, ये इतना हो गया। तो अब इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालेंगे ना, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप ड्रॉप अक्रॉस दिस, जैसे यहाँ से आप जा रहे हो, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा वोल्टेज ड्रॉप जो 9.7 दिया हुआ है ना, दैट विल बी एक्चुअली इक्वल टू 10 माइनस आई इंटू स्मॉल आर, ठीक है ना, ये। तो यहाँ पे इसको इधर ले आएंगे तो 0.3 इज इक्वल टू हो जाएगा आई इंटू स्मॉल आर, और आई का वैल्यू ये है 0.3, और आई की वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे 10 और डिवाइड बाई 485 और प्लस आर, और इंटू एक आर यहाँ पे भी आ जाएगा। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना, तो इसे आप सॉल्व करके देख सकते हैं, इसका आंसर आ जाएगा आर इज इक्वल टू 15 ओम, ठीक है, दैट्स द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। ये एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, इसमें बोला गया कि ए बी हर्मिशियन है और सी स्क्यू हर्मिशियन या एंटी हर्मिशियन है। तो बोला गया ये और ये क्या होगा, ठीक है ना, तो इसको आप चेक कर सकते हो, ये आसान क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इसमें आंसर होगा बोथ, बोथ एंटी हर्मिशियन, ठीक है, एंटी हर्मिशियन, ठीक है। तो हम देखिए एक्चुअली जो क्वेश्चन टफ था ना उसका सोल्यूशन हम बता दिए, ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन टफ था, ठीक है ना, ये क्वेश्चन टफ था, ठीक है ना, तो इसका सोल्यूशन बता दिए। जो इजी क्वेश्चन है उसका हम सोल्यूशन नहीं बता रहे हैं, ठीक है ना, जैसे ये क्वेश्चन भी हो सकता है कई स्टूडेंट सॉल्व नहीं किए कर पाए होंगे, तो आई थॉट दिस इज समवट आउट ऑफ ट्रेंड क्वेश्चन, ठीक है ना, बहुत मतलब ट्रेंडी टाइप का क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था, तो दैट्स व्हाई आई प्रोवाइडेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो जिसका सॉल्यूशन आप दिस वाज समवॉट डिफरेंट, ठीक है। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देखिए ये जो है ना क्या बोलते हैं ये सब इसमें तो आप सभी जानते हो कि दो हर्मिशियन ऑपरेटर है, तो उसका कम्यूटेटर ब्रैकेट जो है ना वो स्क्यू हर्मिशियन होता है, ठीक है ना। तो जैसे हर्मिशियन हर्मिशियन है तो उसका कम्यूटेटर ब्रैकेट स्क्यू हर्मिशियन होता है, स्क्यू हर्मिशियन है तो उसका कम्यूटेटर ब्रैकेट भी जो है ना वो बेसिकली स्क्यू हर्मिशियन ही होता है। तो आप ध्यान रखेंगे हर्मिशियन हर्मिशियन का कम्यूटेटर ब्रैकेट भी स्क्यू हर्मिशियन या एंटी हर्मिशियन होता है, और एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर का भी कम्यूटेटर ब्रैकेट निकालेंगे तो वो भी एंटी हर्मिशियन ही आता है, ठीक है ना। तो एक्चुअली देखिए क्या हो रहा है कि ए और बी ये एंटी हर्मिशियन हो गया, अब ये एंटी हर्मिशियन या एंटी हर्मिशियन, ठीक है ना, तो इसका जो कम्यूटेटर ब्रैकेट होगा वो मतलब ओबियसली एंटी हर्मिशियन आ जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ से आप चेक करके देख सकते हैं, ठीक है ना, कि ये जो है ना ये आपका हर्मिशियन निकल आएगा, ये एक हर्मिशियन है और एक एंटी हर्मिशियन है, ठीक है ना। तो ये हर्मिशियन हर्मिशियन का फिर ये ओवरऑल निकाल के देखेंगे तो शायद हर्मिशियन निकलता है ये, ठीक है ना, आप एक बार चेक कर लेंगे हर्मिशियन निकलेगा, और फिर ये हर्मिशियन है, तो हर्मिशियन हर्मिशियन का जो क्या कहते हैं कम्यूटेटर ब्रैकेट होगा वो एंटी हर्मिशियन हो जाएगा, तो इसीलिए बहुत एंटी हर्मिशियन होगा, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो इसका सॉल्यूशन सिर्फ आंसर सिर्फ हम बता देते हैं, ठीक है। आप लोग जैसे कुछ स्टूडेंट हमसे अभी अभी थोड़ी देर पहले एक स्टूडेंट ने हमें फोन किया, पूछ रहे थे इसका आंसर क्या होगा। तो इसको आप सॉल्व करोगे, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकलेगा इतना C1 e टू द पावर x और प्लस C2 e टू द पावर माइनस x। अब जो जानते हैं निकालना वो आसानी से निकाल सकते हैं, और इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल कुछ इतना आ रहा है हाफ x। सो आई सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है ना, तो इसका आंसर यही आ रहा है, ठीक है, दैट्स द आंसर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें देखिए एक क्वांटम स्टेट ऑफ ए क्वांटम सिस्टम दिया हुआ है, दिस इज स्टेट ऑफ क्वांटम सिस्टम। इसमें बोला गया कि अगर मेजरमेंट एल स्क्वायर का किया जाएगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 2h बार स्क्वायर कितना होगा। तो हम जानते हैं कि एल स्क्वायर अगर साई मतलब इसके आइगन स्टेट पैक करता है ना, जैसे साई एनएलएम पे एनएलएम, तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ से वैल्यू मिलता है एल इंटू एल प्लस वन और इंटू एच बार स्क्वायर, ठीक है ना, और साई एनएलएम, ठीक है, तो ये मिलता है। तो अब देखिए L इज इक्वल टू जहाँ पे 1 होगा
वहां से 1 पुट करने पे ही 2h बार स्क्वायर आ सकता है। L इक्वल टू 1 स्टेट, तो L इक्वल टू 1 देखिए इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है ना। तो अच्छा, कुछ हम लग रहा है स्टेट को हमने गलत लिख दिया है, ठीक है ना, क्योंकि 1 तो सभी में आ रहा है, ठीक है, तो फिर तो प्रोबेबिलिटी 1 आ जाएगी। शायद इसमें कुछ लिखने में मिस्टेक हुआ है, ठीक है ना। शायद इसका आंसर इसमें जो है ना ये था, शायद 301 था शायद, नहीं इसमें, नहीं ये 311 ही था शायद। ओके, ये वाला, ये जो है ना शायद 200 था, 200, तो इसमें L इक्वल टू 1 नहीं है। तो L देखिए इसमें, यहाँ पे L इक्वल टू 1 है, वो आप देख लोगे क्या था क्वेश्चन, ठीक है ना। और ये था L इक्वल टू 1 यहाँ पे, तो मतलब L इक्वल, ये जो स्टेट है ना, दिस दिस टर्म विल कंट्रीब्यूट टू रिजल्ट 2h बार स्क्वायर, और ये टर्म भी कंट्रीब्यूट करेगा 2h बार स्क्वायर में, ठीक है। तो मतलब अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो देखिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, आप जानते हो कि जो कोएफिशिएंट होते हैं उसका मॉडुलस स्क्वायर करने से प्रोबेबिलिटी मिल जाता है। तो आइदर दिस स्टेट विल गिव 2h बार स्क्वायर, और दिस स्टेट, तो मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ना, तो इसके मॉडुलस के स्क्वायर करना होगा, तो 3/7, और प्लस इसके मॉडुलस के स्क्वायर कर देंगे तो 8/21, ठीक है ना। बस ये आप ऐड कर देंगे तो यहाँ पे कुछ 21 एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ पे 39, 17/21 इसका आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है ना। 9 + 8 हो जाएगा ये 17, तो ये इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। आप देख लोगे ऑप्शन में ये दिया हुआ था। अब ये क्वेश्चन है, 2 लेवल सिस्टम है, जिसका एनर्जी दिस एंड दिस है, हीट कैपेसिटी एट टेम्परेचर, हीट कैपेसिटी एट हाई टेम्परेचर वेरीज विद टेम्परेचर एज, ओके। तो इसमें एवरेज एनर्जी निकाल दीजिए आप। एवरेज एनर्जी आप जानते हो ऐसे लिखना होगा, समेशन, और यहाँ पे EI और PI प्रोबेबिलिटी, ये हम एवरेज एनर्जी निकाल देंगे। तो पहला देखिए एनर्जी तो जीरो है, तो ये जीरो हो जाएगा, प्लस, ठीक है ना। सेकेंड एनर्जी E है, और इस स्टेट की प्रोबेबिलिटी आप जानते हो बीटा E या एप्सिलॉन जो भी है, ठीक है ना, बीटा E, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे आपको इसे पार्टीशन फंक्शन से डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस और e⁻⁻βe, ठीक है। पार्टीशन फंक्शन लिखेंगे ना, तो इस जैसे e⁻ ऐसे लिखना होगा, 0βe माइनस में प्लस e⁻βe, ये इसका माइनस βe, ये इसका पार्टीशन फंक्शन होगा, ठीक है। तो बस ये तो एवरेज एनर्जी इसमें इतना ही निकल गया है। एवरेज एनर्जी E और e⁻⁻βe और डिवाइडेड बाय 1 प्लस e⁻⁻βe, ये आ गया है, ठीक है ना। तो अब हमें हीट कैपेसिटी निकालना है, ठीक है। तो और हाई टेम्परेचर पे निकालना है, मतलब T टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, तो बीटा टेंड्स टू जीरो हो जाएगा वहाँ, ठीक है ना। बीटा टेंड्स टू जीरो करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए क्या होगा कि अगर हम हीट कैपेसिटी निकालते हैं तो C इज इक्वल टू होता है बेसिकली, ये जो एवरेज एनर्जी निकला है ना, डेल E एवरेज और बाई डेल T करना होता है। तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, डेल E एवरेज और बाई डेल बीटा, और यहाँ पे डेल बीटा बाई डेल टी कर देंगे, ठीक है। तो देखिए इसको हम बीटा से डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, तो ये जो टर्म है, ये मतलब पूरा डिटेल कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। देखिए ये इसका सभी डिफ्रेंशिएशन वगैरह होगा जो भी होगा, तो बीटा टेंड्स टू जीरो हो रहा है ना, T टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो बीटा तो आप जानते हो, बीटा इज इक्वल टू होता है 1/kBT। तो ये जो है ना टेंड्स टू जीरो हो जा रहा है T टेंड्स टू इन्फिनिटी में। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्सपोनेंशियल वगैरह तो रहेगा ही उसमें, जीरो करने पे ये एक फाइनाइट टर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आने वाला है वो हमें हम कैलकुलेट ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। दिस विल गिव यू ए फाइनाइट टर्म, ठीक है ना। बीटा देखिए 1/kBT है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे मतलब फाइनाइट वैल्यू यहाँ से मिलने वाला है, क्योंकि बीटा देखिए इन सब में बीटा पुट होगा तो ये 1 दे देगा, ये 1 + 1 2 दे देगा, तो इसका डेरिवेटिव से भी वैसे ही कुछ फैक्टर आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको फाइनाइट वैल्यू मिलना है, ठीक है ना। और डेल बीटा बाई डेल टी, आप बीटा को टाइम टेम्परेचर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/t का डेरिवेटिव आप जानते हो 1/t² आता है, तो यहाँ से ऐसा कुछ टर्म आ जाएगा KB और T²। तो आप देख रहे हो हीट कैपेसिटी जो है ना हाई टेम्परेचर पे 1/t² के प्रोपोर्शनल है, तो करेक्ट आंसर इसका ये हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट, ठीक है। तो ये 9 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन और देखिए इसमें हाँ, ये एक क्वेश्चन इस तरह से था कि दो डिराक पोटेंशियल हैं। एक दिया हुआ था V(x) इज इक्वल टू लेमडा डेल्टा एक्स, और एक दिया हुआ था V इज इक्वल टू, मतलब ये V1 है पोटेंशियल, और एक है V2 इज इक्वल टू माइनस लेमडा और डेल्टा है। अच्छा, ये माइनस लेमडा है मान लो, और इसको लिख देते हैं प्लस लेमडा। तो इसमें ये लिखा गया है कि फॉर एनर्जी टेंडिंग टू जीरो, ये क्वेश्चन हम लिखना भूल गए थे, ठीक है ना। तो फॉर एनर्जी टेंडिंग टू जीरो, जो स्कैटर्ड
वेव है, मतलब ट्रांसमिटेड वेव, सॉरी, तो ट्रांसमिटेड वेव के एम्पलीट्यूड में फेज डिफरेंस कितना होगा? फेज डिफरेंस, क्वांटम का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम क्वांटम। तो ये है कि फेज डिफरेंस बिटवीन ट्रांसमिटेड वेव, ठीक है, ट्रांसमिटेड वेव के बीच में फेज डिफरेंस इन दोनों केसेस में कितना है। इसमें कुछ ऐसा करके लिखा हुआ था कि ट्रांसमिटेड वेव का जो एम्पलीट्यूड है इसमें टी माइनस लिखा जा रहा है और इसमें जो लिखा जा रहा है टी प्लस लिखा जा रहा है, इस तरह से कुछ लिखा हुआ था, ठीक है ना। तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो ये देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन बिग है, आपको मतलब इसमें ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड निकालना होगा, इसमें निकालना होगा, लेकिन अगर आप बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ठीक है, तो जैसे आप ग्रिफिथ की बुक में देखेंगे तो जैसे इस केस में ट्रांसमिटेड वेव का जो एम्पलीट्यूड है ना वो ऐसे लिखा हुआ है, उसमें आप देखेंगे ग्रिफिथ की बुक, ग्रिफिथ का रेफरेंस है, देखो हम बता रहे हैं कि ग्रिफिथ में आप देखेंगे तो ऐसा लिखा हुआ है, देखो एफ इज इक्वल टू 1/1 - आयोटा बीटा, ये लिखा हुआ है 1 - आयोटा बीटा, और बीटा का वैल्यू उसमें लिखा हुआ है ऐसे यहाँ पे एम लेमडा और डिवाइडेड बाय हियर एच स्क्वायर और के, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है ना, दिस इज व्हाट इट इज, ओके। तो ये बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर इस केस में देखिए ये लिखा हुआ है, तो अब इस केस में आप देखिए लेमडा हैज बीन रिप्लेस्ड बाय माइनस लेमडा, तो लेमडा यहाँ माइनस लेमडा होगा तो बीटा विल बिकम माइनस बीटा, तो इस केस में जो एम्पलीट्यूड होगा ना एफ प्राइम, और यहाँ पे एक इंसिडेंट एम्पलीट्यूड है, ठीक है, तो एफ प्राइम इसमें जो आएगा 1 + आयोटा बीटा आ जाएगा, ठीक है ना, और ये ए आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे के जो लिखा हुआ है ना, के ऐसा है 2me/h⁻², ये है के का वैल्यू, ओके, दिस इज व्हाट इट इज, ओके। तो ये के है। तो अब अगर देखिए हम दोनों को डिवाइड कर दें यहाँ पे एफ प्राइम बाई एफ, ठीक है ना, ये अगर हम डिवाइड कर दें दोनों को, तो देखिए दोनों को आप डिवाइड करोगे ना तो कितना हो जाएगा, एफ प्राइम बाई एफ हम कर रहे हैं तो यहाँ पे आ रहा है 1 - आयोटा बीटा और डिवाइड बाई 1 + आयोटा बीटा, इतना आ जाएगा, ओके। इसमें बस प्लस साइन था ना, तो इसमें साइन को ऐसा है कि लग रहा है कि लेमडा रिप्लेस हो गया माइनस लेमडा से, तो यहाँ पे ये जो टी प्लस हमने लिखा है और टी माइनस उसमें लिखा हुआ था सिंबल कि ये एम्पलीट्यूड है ट्रांसमिटेड वेव का और ये एम्पलीट्यूड है ट्रांसमिटेड वेव का, ठीक है। ये प्लस वाले केस में प्लस लिख दिया है, यहाँ पोटेंशियल जब प्लस है, माइनस वाले केस में माइनस लिखा हुआ है, ओके। तो अब देखिए दोनों एम्पलीट्यूड का हमने रेशियो निकाल लिया, ठीक है ना। अब अगर आप देखिए कि यहाँ से अगर हम बीटा का वैल्यू पुट करते हैं, इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ बीटा, तो कुछ ऐसा आ जाएगा यहाँ पे, दिस विल बिकम इक्वल टू, थोड़ा एलसीएम लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे ऐसा आ रहा है h² k और -आयोटा और m लेमडा और डिवाइडेड बाय यहाँ पे h² k और +आयोटा और m लेमडा, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब आप देखिए इसमें क्वेश्चन में लिखा है ई टेंड्स टू जीरो करना है, तो ई टेंड्स टू जीरो करोगे तो के टेंड्स टू जीरो हो जाएगा, के टेंड्स टू जीरो करोगे ना तो ये टर्म जीरो हो गया, तो ये एम लेमडा कैंसिल हो जाएगा, आयोटा कैंसिल, तो यहाँ से एफ प्राइम बाई एफ जो आ रहा है ना दैट इज इक्वल टू -1 आ जा रहा है। तो दोनों एम्पलीट्यूड का रेशियो -1 होने का मतलब फेज डिफरेंस जो होगा ना इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, e⁻आयोटा पाई, ओके। सो देयरफॉर फेज डिफरेंस पाई आना चाहिए इसमें, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू पाई होगा, दैट शुड बी द आंसर, ओके। तो एक बार इस क्वेश्चन को एनालाइज करना पड़ेगा, मोस्ट प्रोबेबली आंसर यही होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन देखते हैं अभी जब क्वेश्चन आ जाएगा ना तो क्वेश्चन को जब ध्यान से देखा जाएगा तो उसके बाद फाइनल आंसर पता चल सकता है, ठीक है, बट होपफुली यही होना चाहिए आंसर इसका, ठीक है ना, फेज डिफरेंस शुड बी इक्वल टू पाई, ओके। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो, हम लोग 10 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो वंस अगेन हम आपको ये रिमाइंड करा देते हैं, ठीक है, कि हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 3rd of August से, ठीक है। तो जैसे ये आप लोग YouTube पे लेक्चर्स वगैरह जो देख रहे हैं दिस सर्व्स एज डेमो क्लास, ठीक है ना, एक तरह से मुझे यही डेमो क्लास है। और हाँ आप लोग ये जरूर देख लेंगे, ठीक है ना, ये जो हम बताए थे आपको कि ये पार्ट 2 है, दिस इज द पार्ट 2, पार्ट 1 में हम 20 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो टोटल अब 30 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। तो जब पेपर आ जाएगा नेट का तो हम कंप्लीट पेपर का सोल्यूशन अपलोड कर देंगे, ठीक है ना, यूट्यूब पे ही, ठीक है। तो इस साल का जो पेपर आएगा उसका कंप्लीट सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है।
ठीक है, तो जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई अलग से डेमो क्लास वगैरह प्रोवाइड नहीं की जा रही है, ठीक है। बस बैच 3 अगस्त को स्टार्ट हो जाएगा। अगर कोई ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पे ये जो नंबर दिया हुआ है इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है।